आइए दीपा, मैं कम इन सर। आइए, बैठिए, प्रणाम सर। बैठ जाओ। हम्म। थैंक यू सर। दीपा, अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम दीपा सिंह है, मैं हम्म, बहराइच डिस्ट्रिक्ट से हूँ हम्म, और मैं 5 ईयर एलएलबी की स्टूडेंट हूँ। अभी मेरा 10वां सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा, तो आप 5 ईयर में हैं। यस सर। अंतिम एग्जाम कब होगा? सर जुलाई जुलाई। जुलाई में यस सर। अंतिम हो जाएगा। जुलाई के बाद 5 साल पूरा हो जाएंगे। जी सर। ठीक है। तो किस उद्देश्य को लेकर के प्रयागराज आई हुई हैं? सर सिविल जज बनने का उद्देश्य है मेरा हम्म, सर, तो इस वजह से मैं आई हूँ यहाँ पे। हम्म। आवाज थोड़ा सा सही रखना। जी सर। जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं, क्या नाम है उस संस्थान का? सर डीएस जुडिशियल एकेडमी हम्म, प्रयागराज। हम्म। इस संस्थान ने जो आपके नोट्स बनवाए हैं, जी सर। नोट्स जो आपके बनवाए हैं रिटन, चाहे प्रारंभिक परीक्षा को चाहे मेन परीक्षा को, उस नोट्स से आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई? जी सर। काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है क्योंकि सर अभी तक मैंने जितना भी 2 साल में पढ़ा है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मैंने काफ़ी ज्ञान अर्जित कर लिया है। माइनर एक्ट, मेजर एक्ट अलग, प्री का अलग, मेन का अलग, इन सारे ज्ञान आपको हुआ। आगे ये बताइएगा कि जो आप सिविल जज बनना चाहती हैं, जी सर। क्योंकि आप बहुत छोटी हैं अभी अभी, तो आपका शुरू से यह एम रहा है कि बाद में आपका एम हुआ एलएलबी बाद कैसे रहा? सर शुरू में इतनी जानकारी थी नहीं हम्म, और सर पिताजी हमारे वकालत कर रहे हैं लगभग 25 साल से, हम्म, तो मैं उनसे इंस्पायर हुई हम्म, और फिर मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया। हम्म, फिर उसके बाद मेरे पिताजी ने धीरे-धीरे मुझे इसके बारे में जानकारी दी कि इसमें और भी क्षेत्र हैं हम्म, और मतलब ऐसे भी पद हैं जो समाज में काफ़ी सम्मान दिलाते हैं, तो उसमें मुझे सबसे उच्च पद लगा सिविल जज का, इसीलिए मैंने चुना कि मैं सिविल जज की तैयारी करूँगी और हम्म। आगे चलकर। एक एक्ट पॉक्सो एक्ट है, जी सर। इसके बारे में आपको बताना है। 2012 में इसको बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? क्या इसको क्यों बनाया गया? इसका क्या उद्देश्य है? सर पॉक्सो एक्ट में सर बालकों के विरुद्ध हो रहे जो अपराध थे, हम्म, उन पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया और कार्रवाइयाँ भी कठोर की गईं। हम्म, और सर इसमें आईपीसी में क्या था, इसके पहले आईपीसी बनी थी, तो हम्म, उसमें केवल महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के बारे में दिया गया था। पर जो पॉक्सो है उसमें सर बालकों के लिए भी दिया गया है, जो पुरुष हैं, 18 वर्ष से कम कोई भी हम्म। पुरुष या स्त्री दोनों के लिए बनाया गया है। बालक किसे कहते हैं? सर जो 18 वर्ष से कम आयु के हम्म, कोई भी स्त्री है या पुरुष है, वो बालक में आएँगे। वही बालक होंगे ना? यस सर। पॉक्सो एक्ट के मामले ट्रायल कौन करता है? सर राज्य सरकार, राज्य के जो हाई कोर्ट होते हैं उनके चीफ जस्टिस से परामर्श करके हम्म, फिर विशेष न्यायालय का गठन करता है हम्म। और वही न्यायालय पॉक्सो एक्ट के मामले सुनते हैं। पॉक्सो एक्ट में एक उपधारा का प्रावधान है। यस सर। क्या है वो प्रावधान? सर उसमें आपराधिक हाँ, आपराधिक मनस्थिति मनोदशा का मनोदशा का। उपधारा की जाएगी। अगर एफआईआर इसमें हो गई तो माना जाएगा आपने अपराध किया है। यस सर। याद है सेक्शन? यस सर, धारा 30 में अवधारणा की जाएगी और हम्म, धारा 29 में इसके बारे में दिया गया है। ठीक। पॉक्सो एक्ट में जब बालक का एविडेंस लिया जाता है कोर्ट के भीतर, जी सर। जब बालक का एविडेंस लिया जाता है कोर्ट के भीतर या कोई कथन लिया जाता है, तो किस बात की सावधानी बरतनी जानी चाहिए? सर सबसे पहले उसके मतलब पसंदीदा स्थान पर हम्म, या उसके निवास स्थान पर ऐसा कथन लिखा जाएगा। हम्म, दूसरा कि कोई महिला अधिकारी द्वारा लिखा जाएगा हम्म, और वह सिविल ड्रेस में हो, मतलब अपनी वर्दी में ना हो हम्म। और अभियुक्त के संपर्क से दूर रखा जाएगा वेरी उन्हें। गुड। अभियुक्त से संपर्क से दूर रखा जाएगा और बंद कमरे में लिया जाए तो ज्यादा है यस सही। सर, यस सर।
ठीक। अगर पॉक्सो एक्ट में कोई मिथ्या परिवाद करता है, कोई व्यक्ति, जी सर। उसे दंडित किया जाना चाहिए? ये सर अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो मिथ्या परिवाद करता है तो उसे 6 माह के कारावास और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। किंतु बालक को सुरक्षा प्रदान की गई है। उसे दंडित नहीं किया जाएगा। बालक को किसी भी प्रकार का दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा। लैंगिक हमला, सेक्सुअल असल्ट किसे कहते हैं? सर, किसी भी बालक को कोई व्यक्ति लैंगिक आशय से स्पर्श करता है, तो वह लैंगिक हमला होगा। इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट का कोई विवादित निर्णय आया था? यस सर। सतीश रगड़े वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का केस था। सर, इसमें कहा गया था कि लैंगिक हमला होने के लिए स्किन टू स्किन टच होना आवश्यक है। किंतु सर, इसकी आलोचना हुई आगे जाकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश रगड़े के केस में कहा कि लैंगिक हमला होने के लिए स्किन टू स्किन टच की आवश्यकता नहीं है। ठीक। जब न्यायालय किसी अभियुक्त को दंड देता है, यस सर, दंडित करता है, तो दंड देते समय किन बातों को ध्यान में रखता है? सर, सबसे पहले अपराध का परिणाम देखा जाएगा और अपराधी का चरित्र देखा जाएगा और उसके अपराध करने का हेतु क्या था, ये देखा जाएगा। दंड के सिद्धांत जूरिस्प्रूडेंस में हैं, कौन-कौन हैं? सर, दंड के 5 सिद्धांत हैं। प्रतिशोधात्मक, प्रतिकारात्मक और सर निवारात्मक, प्रयाश्चितात्मक और सुधारात्मक। ठीक। भारत का संविधान कब लागू हुआ? सर, 26 जनवरी 1950। ऐसा लिखा है कहीं भारतीय संविधान में? यस सर, अनुच्छेद 394 में। 94 में लिखा गया था। ठीक। भारतीय संविधान भाग 3 में कितने मूल अधिकार हैं? सर, 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। कौन-कौन से हैं? सर, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सर संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और सर संवैधानिक उपचार संबंधी अधिकार। इसमें किस अधिकार के तहत हमारी तुम्हारी बातचीत हो रही है? सर, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यही तो इसकी परिभाषा। हम अपनी बात तुमसे कहें तो हम कह रहे हैं, तुम अपना कह रही हो। यस सर। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या सीमाएं हैं? सर, इमरजेंसी के टाइम पर, मतलब जब भी आपातकाल लगेगा, तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19(2) में क्या सीमाएं दी गई हैं? सर, राज्य की सुरक्षा। यस सर, राज्य की सुरक्षा। आप बोल तो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे भारत तेरे टुकड़े होंगे। यस सर। है ना? अश्लीलता, सुरक्षा, न्यायालय अपमान, है ना? यस सर। एकता, अखंडता। ठीक है। शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण दिया जाता है, जो किस अनुच्छेद में दिया जाता है? सर, भारतीय संविधान अनुच्छेद 15(4) के तहत शिक्षण संस्थान में आरक्षण दिया जाता है। सर, ये मूल संविधान में नहीं था। इसे चंपक दोराई राजन वर्सेस मद्रास राज्य के केस में जोड़ा गया था। उसी केस के बाद आया? जी सर। कितनी प्रकार की रीटें हैं भारतीय संविधान में? सर, 5 प्रकार की। सर, कौन सी रीट? बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण और सर परमादेश और अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। मध्यवर्ती लाभ सीपीसी में है? यस सर। क्या होता है इसका मतलब? सर, मध्यवर्ती लाभ, सर, जहां किसी संपत्ति पर सदोष कब्जाधारी द्वारा कब्जे के दौरान कोई लाभ कमाया गया है या कमाया जा सकता था, मध्यवर्ती लाभ है। उसके अंतर्गत ब्याज भी आता है। अच्छा। किंतु सर, उस संपत्ति पर जहां सदोष कब्जाधारी द्वारा
कोई भी लाभ अपने इंटरेस्ट पर या सुधार द्वारा कमाया गया है, तो वो सर मध्यवर्ती लाभ में नहीं आएगा। रेस जुडिकेटा किस सेक्शन में है? सीपीसी की धारा 11 में। और अन्यायिक न्याय, सर प्रांग न्याय? सीपीसी की धारा 11 के स्पष्टीकरण 4 में। 4 में है। ठीक। सीपीसी में 4 प्रकार के क्षेत्राधिकार यस सर। दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? सर पहला स्थानीय अधिकारिता, दूसरा विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता, तीसरा धन संबंधी अधिकारिता और चौथा मूल एवं अपीलीय अधिकारिता। सही बताया तुमने। क्या सीपीसी राजस्व न्यायालय पर लागू है? यस सर। लागू है। यस सर। तो राजस्व न्यायालय कौन होते हैं? सर जो भूमि संबंधित वाद मामले को देखते हैं, कब्जे का आधार पर निर्धारण करते हैं। यस सर। ये राजस्व न्यायालय है। सीपीसी में आप गार्निशी जानती हैं? यस सर। क्या है ये? सर निर्णित ऋणी के ऋणी को गार्निशी कहते हैं। इसका प्रावधान सीपीसी के आदेश 21 नियम 46 ए से 46 आई तक दिया गया है। अच्छा, सीपीसी में ब्याज 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 की बार बार बात की जाती है। यस सर। तो ब्याज का मतलब कितने % ब्याज से है? सर सीपीसी में 6% ब्याज से, किसी भी जो भी ब्याज की बात की गई है 6%। ये लिखा है कहीं? यस धारा सर। में? यस सर। किसमें? सॉरी सर, सेक्शन याद नहीं है। 34 में है। यस सर। 34 में है। अगर तुमको 10,000 रुपये हमें देना है, तुम नहीं दे रही हो और हम मुकदमा ले आएंगे इसके लिए सूट को, तो इस सूट का नाम क्या होगा? मनी सूट। मनी सूट। और इस सूट में हम जीत गए, तो डिक्री निष्पादन में जो पैसा तुमको हमें देना होगा, उसको देने का क्या तरीका बताया गया है सीपीसी में? मनी ऑर्डर द्वारा। हाँ, मनी ऑर्डर से दे सकती हो। और सर न्यायालय के बाहर भी मतलब दे सकते हैं। तुम मोबाइल से ट्रांसफर कर सकती हो। यस सर। अभी तो आरटीजीएस कर सकती हो, बाहर दे सकती हो रिसीविंग मांगते हुए, हमारे खाते में ट्रांसफर कर सकती हो। जी सर। क्यूआर लेकर दे सकती हो। जो तरीके हैं इस समय, वो सब तरीके बताओ। और अगर उन पैसों को तुम देने के लिए मना करते हो हमें जीतने के बाद भी, जी सर। अगर हम जीत गए फिर भी वो पैसे नहीं दे रही हो, तो हम तुम्हें जेल भिजवा सकते हैं? नहीं सर। तो तानाशाह बन जाओगी फिर। सर धारा 56 सीपीसी में धन के भुगतान की डिक्री में हमें गिरफ्तारी से छूट प्रदान है। इसका मतलब सरकार को धन्यवाद दे रही हो? यस सर। कि पैसा खा के हम लोग बैठ सकते हैं। अगर तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है तो पैसा कैसे वसूला जाएगा? क्या तरीका है अगला वसूलने का? कुर्की की जाएगी तुम्हारी संपत्ति की। यस सर। कुर्की की जाएगी ना? सीपीसी धारा 60। यस सर। जब तुम्हारी कुर्की की करने चलेगा कोर्ट, तो किन किन चीजों की कुर्की होने से तुम बचाओगे, किन की कुर्की आप नहीं कर सकते? 2-4 चीज कोई जानती हो बताओ, इसकी कुर्की आप नहीं कर सकते। सर जो निजी संपत्ति होगी। अरे निजी संपत्ति होगी, तुम्हारा छोटा सा 3 लीटर का कुकर कुर्क नहीं होगा। यस सर। बोलो, आगे बोलो। सॉरी सर, अभी
पेट्रोमैक्स कुर्क नहीं होगा, है ना? तुम्हारा बिस्तर कुर्क नहीं होगा। ये सब है ना धारा 60 में। जी सर। बिछौने, बर्तन, खाने-पीने के राशन पानी ये सब कुर्क नहीं किए जाते हैं, या गहने जो स्त्री अपने प्रथाओं के अनुसार विशेष पहनती है, मंगलसूत्र वगैरह, उनकी कुर्की नहीं होगी। डिक्री के निष्पादन को आज पढ़ा तुमने। जी सर। डिक्री के निष्पादन में क्या जिसके विरुद्ध डिक्री का निष्पादन किया जाना है उनको पहले शो कॉज नोटिस देना जरूरी है? कारण बताओ, नोटिस देना जरूरी है, क्यों ना तुम्हारे खिलाफ डिक्री का निष्पादन किया जाए? सॉरी सर, याद नहीं है। आदेश 21 नियम 22 में कुछ है ऐसा? ये विदेशी डिक्री है, ये विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री है, यदि 2 वर्ष बाद डिक्री पारित निष्पादित की जा रही है, सब है कि नहीं? यस सर, तो उसमें दिया जाएगा सो तो कॉज उसमें नोटिस। जैसे मुकदमेबाजी बहुत अच्छी चीज नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जी सर। सुलह समझौते से रहना चाहिए। ऐसी बात सीपीसी की कौन सेक्शन कह रहा है? सर सीपीसी की धारा 89 89 89। उसमें क्या सर कितने तरीके हैं उसमें? सर 4 तरीके हैं। मध्यस्थ द्वारा, सुलह द्वारा, या मध्यस्थम नियुक्त करके, और सर लोक अदालत द्वारा उसमें मामलों का निपटारा किया जा सकता है। चलिए, बड़ा अच्छा तुमने बताया। तो अब तुम्हारा एलएलबी पूरा होने वाला है। जी सर। एलएलबी पूरा होने के बाद जो तुमको तुरंत वैकेंसी कोई मिल जाए जिसको तुम भर सकती हो, और जो चीजें तुमने पढ़ी है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता पाने के बारे में कितना आश्वस्त हो? सर अभी तो सर जिस हिसाब से पढ़ाई चल रही है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि और सुधार करना चाहिए, क्योंकि जितना ही हम पढ़ाई करेंगे उतना ही चीज़ें क्लियर होंगी। तो इस वजह से सर निरंतर प्रयास में है कि आगे चल के और सुधार होते रहें। और चलिए, अंतिम सवाल तुमसे पूछा जा रहा है क्रिमिनल लॉ से। जी सर। कोई एक एग्जाम्पल हमें बताइए जो हत्या का हो। एग्जाम्पल सर, ए द्वारा बी को गोली से मार देना, और सर ए द्वारा बी को चाकू से प्रहार करना। ये मामले ये मामले हत्या के होंगे। मारना भी तो चाहिए। हाँ सर, उसमें मतलब अगर ये बोलो ना, आगे मर जाए। यस सर, मर जाए तो फिर वो हत्या के खाली चाकू का मार दे, अपराधी बाकी वो मस्त रहे कोई। नहीं सर, हत्या हो जाए, अगर सर वो व्यक्ति मर जाता है तो वो हत्या का अपराधी होगा, जिसने भी बंदूक से या चाकू से प्रहार किया है। लेकिन अगर चाकू गर्दन में लगी और फिर मर जाए तब भी हत्या होगा? मतलब यहाँ पे, यहाँ लग जाए चाकू, यहाँ फिर भी वो मर जाए, तभी हत्या हो जाएगा? हाँ सर, क्योंकि उसने अपने इंटेंशन से, उसको मारने के इंटेंशन से ही उस पे अरे प्रहार मारता किया। तो पेट में मार देता ना, वाइटल पार्ट पे। चाकू मारा कहाँ पे है? पैर में चाकू मारा, वो मर गया तो हत्या होगी? नहीं सर, तब हत्या नहीं होगी। वाइटल पार्ट वगैरह पे हो इस तरीके से, यस सर। तो वहां मारने का मतलब इरादा मारने का नहीं है, तो कहीं कल्पेबल होमोसाइड वगैरह हो सकता है। चलिए, तूने बहुत अच्छा उत्तर बताया, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी सफलता प्राप्त करो।